राणा शासन नेपाल के गौरवशाली इतिहास का वो काला सच है जो मिटाने से भी नहीं मिटाया जा सकता है, जिसने नेपाली इतिहास के 104 वर्ष को अंधेरे में रखा। तो आज हम नेपाल में राणा शासन के पूरे इतिहास को जानेंगे कि किस तरह नेपाल में राणा शासन का शुरुआत हुआ, किस तरह उन्होंने नेपाल में शासन किया और अपने शासन काल में उन्होंने नेपाल में कैसे कैसे बदलाव लाए। राणा शासन नेपाल में 1 से 4 वर्षों तक चला था, जिसमें जंग बहादुर राणा, रणदीप सिंह राणा, वीर शमशेर जंग बहादुर राणा, देव शमशेर जंग बहादुर राणा, चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा, भीम शमशेर जंग बहादुर राणा, युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा, पदम शमशेर जंग बहादुर राणा और मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा ने श्री 3वां प्रधानमंत्री बनकर नेपाल पर राज किया, जिन्हें आज भी एक स्वार्थी शासक के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए काम किया। इसीलिए इस समय में नेपाल की अवस्था बहुत ही खोखली हो गई थी। नेपाल में राणा शासन विक्रम संवत 1903 से 2007 तक चला था। उस समय ज्यादातर राजा के पुत्र को ही राजा बनने का नियम हुआ करता था, लेकिन राणा शासन में राजा के भाई को राजा बनाने का एक अनोखा नियम था और देश के प्रमुख पदों पर भी राणा खानदान के लोग ही रहते थे। इस समय नेपाल में आधारभूत मौलिक अधिकार भी नहीं था। राणा जो बोलते थे वही कानून होता था, वही नियम होता था। उस समय जंग बहादुर राणा और उनके भाइयों ने नेपाल में अपनी सत्ता जमाने में सफल रहे थे। जंग बहादुर राणा बहुत ही साहसी, महत्वाकांक्षी और चतुर खिलाड़ी होने के कारण पुश्तों से चली आ रही राजा के अधिकारों को अपने हाथ में लेने में सफल हुए थे। नेपाल में राणा शासन शुरू होने का कुछ खास वजह भी था, जिसमें नेपाल में बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति को राजा होना, राजनीतिक अस्थिरता और राज दरबार के भाइयों के बीच अनबन होना, राजा राजेंद्र विक्रम शाह का कमजोर होना, बड़ी रानी का मृत्यु होना, बड़ी रानी का पूरा अधिकार छोटी रानी के हाथ में आना, जंग बहादुर राणा को दरबार के सबसे खास व्यक्तियों के रूप में रहना और नेपाल के राजनीति में हस्तक्षेप किए जाने जैसे बहुत सारे कारण थे। वास्तव में नेपाल में राणा शासन का उदय भी इन्हीं कारणों से हुआ था। उसके बाद कोत पर्व में थापा लोगों की हत्या के बाद जंग बहादुर राणा का आगमन हुआ था, पर वो पूरे तरीके से शक्तिशाली नहीं थे। कोत हत्याकांड के बाद देश का संपूर्ण सैन्य शक्ति उन्हीं के हाथ में चला गया। इसी के बीच में रानी राज्यलक्ष्मी देवी ने जंग बहादुर राणा से अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें कुछ और अधिकार भी दे दिए थे, पर रानी का कोई भी बात जंग बहादुर राणा के द्वारा न मानने पर रानी ने जंग बहादुर राणा की हत्या करने का प्लान बनाया था। जंग बहादुर राणा के विरोध में रानी को सपोर्ट करने की जिम्मेवारी वासनेत परिवार ने लिया था। उस योजना के अनुसार जंग बहादुर राणा की हत्या करने वाले व्यक्ति वीरध्वज थे। जंग बहादुर राणा का हत्या करने के बाद वीरध्वज को प्रधानमंत्री बनाने का आश्वासन भी रानी ने उन्हें दिया था। योजना के तहत भंडार खाल में एक बहुभोज का आयोजन और उसी खाने में जहर छोड़कर जंग बहादुर राणा की हत्या करने का प्लान था, और अगर जहर न खिला सके तो वहीं गोली मारकर हत्या करने का प्रयोजन था। दरबार का ये षड्यंत्र पंडित विजय राज्य पांडे ने जंग बहादुर राणा को बता दिया था। ये बात पता होने के बाद जंग बहादुर राणा ने अपने भाइयों को हाथ हथियार के साथ भंडार खाल में जाने का और बहुभोज में बैठने का आदेश दिया। इधर जंग बहादुर राणा तैयारी ही कर रहे थे कि उसी वक्त राज दरबार से भोज में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी आ गया। निमंत्रण मिलने के बाद जंग बहादुर राणा अपने साथ 4 पलटन सेना लेकर भंडार खाल के भोज में गए थे। जंग बहादुर राणा को लेने के लिए वीरध्वज खुद आए थे, पर जंग बहादुर राणा को इनके षड्यंत्र के बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए जंग बहादुर राणा ने राणा मेर अधिकारियों को वीरध्वज का हत्या करने का आदेश भी दे दिया था। उसके बाद ही जंग बहादुर राणा भंडार खाल में गए थे। भंडार खाल में दोनों तरफों से काटमार होने लगा था। कुल 23 सैनिकों के मृत्यु के बाद ज्यादातर सैनिक जंग बहादुर राणा के सामने आत्मसमर्पित कर दिए थे और कुछ सैनिक भागने में भी सफल रहे। उसके बाद जंग बहादुर राणा की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भंडार खाल पर्व के बाद राजा राजेंद्र ने प्रधानमंत्री पद के लिए जंग बहादुर राणा को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री होने के बाद जंग बहादुर राणा ने भारदरी सभा का आयोजन किया। इस सभा ने कोत पर्व, भंडार खाल पर्व रानी के योजना से होने का दावा किया और उन्हें दोषी साबित करके देश निकाला करवा दिया। विक्रम संवत 1903 में 15,000 के आसपास जिंसी और 600 सैनिक के सहित राजा, रानी और 2 भाई बेटों के साथ बनारस चले गए थे। रानी को देश निकाला करने के बाद जंग बहादुर राणा और भी शक्तिशाली हो गया था। जंग बहादुर राणा ने बार बार राजा को नेपाल आकर गद्दी संभालने के लिए पत्र लिखा, परंतु राजा राजेंद्र नहीं माने। राजा के न मानने पर जंग बहादुर राणा ने विक्रम संवत 1904 बैसाख 31 गते युवराज सुरेंद्र को राजगद्दी पर बैठाकर राजा घोषित कर दिया। जंग बहादुर राणा ने टूडी खेल में भागदारी सभा का आयोजन किया और उसी सभा में सुरेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का नया राजा घोषित किया। इसके बदले में राजा सुरेंद्र ने जंग बहादुर राणा को असीम अधिकार दे दिए
उधर बनारस में रह रहे राजा राजेंद्र विक्रम शाह ने जंग बहादुर राणा से युद्ध करके बदला लेने का योजना बनाया और उसी के अनुसार उन्होंने अपने सैनिकों को ओलो नाम के स्थान पर भेज दिया। उधर जंग बहादुर राणा को भी ये बात पता चला तो उन्होंने भी अपनी सेना वहीं पर भेज दिया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और राजा राजेंद्र के सैनिकों को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जंग बहादुर राणा और भी शक्तिशाली हो गया था। इस घटना को ओलो पर्व भी कहा जाता है। ओलो पर्व के बाद सन 1847 में भारत ने और सन 1848 में चीन ने भी सुरेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का राजा होने का मान्यता दे दिया। इसके बाद राजा से लाल मोहर प्राप्त करने के बाद जंग बहादुर राणा नेपाल के एक शक्तिशाली शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए और इसी तरह नेपाल में राणा शासन का उदय हुआ। राणा शासन के समय 9 लोग प्रधानमंत्री बने थे। वास्तव में 11 लोग प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बम बहादुर कुंवर को जंग बहादुर राणा के भ्रमण में रहने के समय तक ही प्रधानमंत्री बनाया गया था और जंग बहादुर राणा के भ्रमण के समय में ही बम बहादुर कुंवर के मृत्यु के बाद कृष्णा बहादुर राणा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसीलिए इन 2 राणा को राणा प्रधानमंत्री नहीं माना जाता है। राणा समय काल में कितने प्रधानमंत्री बने, वो कौन कौन थे और उन्होंने अपने समय काल में नेपाल में कैसे कैसे बदलाव किए, इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलेगा।